गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे एफएम का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमें टोटल 4 टॉपिक दे रखे हैं। सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करना। सेकंड टॉपिक हमें दे रखा है कैश मैनेजमेंट। थर्ड टॉपिक हमें दे रखा है स्टॉक मैनेजमेंट और फोर्थ टॉपिक हमें दे रखा है डेटर्स मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इसमें स्टॉक मैनेजमेंट जो है वो हमारी कॉस्टिंग में कवर हो चुका है। मटेरियल चैप्टर जो मटेरियल चैप्टर आता है जिसमें रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, लेवल्स कैलकुलेट करते हैं, ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं, वो सारा स्टोर मैनेजमेंट में मतलब स्टॉक मैनेजमेंट में कवर होता है। तो इसलिए यहाँ पर अलग से रिवाइज नहीं किया है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा एक और पार्ट है कैश मैनेजमेंट, वो कैश मैनेजमेंट भी कॉस्टिंग में चैप्टर बजटरी कंट्रोल में कवर हो चुका है, इसलिए उसको भी यहाँ पर रिवाइज नहीं किया है। मतलब हमें यहाँ पर बेसिकली 2 टॉपिक को रिवाइज करना है। एक तो है वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट कैसे करते हैं, उसको हमें रिवाइज करना है, और एक डेटर मैनेजमेंट जिसको रिसीवेबल मैनेजमेंट भी कहते हैं उसको रिवाइज करना है। तो बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है कि पूरा एक क्लास में नहीं हो, 2-3 क्लास में जाके इस पूरे चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से, वो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना। फ्रेंड्स, हमें इस चैप्टर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने के लिए 2 मेथड दे रखे हैं। पहले मेथड का नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और दूसरे मेथड का नाम है ट्रेडिशनल मेथड। सबसे फर्स्ट मेथड को हम डिस्कस करते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो कैश है वो एक साइकिल में रोटेट होती है। कैसे रोटेट होती है? देखो, सबसे पहले होती है हमारे पास कैश। उस कैश को हम कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उस रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस बनता है, उस वर्क इन प्रोग्रेस को हम कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स बनता है, उस फिनिश गुड्स को हम कन्वर्ट करते हैं मतलब बेच देते हैं, तो हमें डेटर्स मिलते हैं, और डेटर से कलेक्शन होता है, हमें वापस कैश मिलती है। मतलब कैश से रॉ मटेरियल से WIP से फिनिश गुड्स से डेटर, और अगेन हमें क्या मिल जाती है? कैश। मतलब कैश से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कैश पे जाके ही खत्म कर रहे हैं। हम इस साइकिल को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 स्टेप है। कितने स्टेप है? 4। पहला स्टेप, हमें सबसे पहला स्टेप लेना होता है, स्टेप नंबर 1, हमें एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? कॉस्ट स्टेटमेंट। ये कॉस्ट स्टेटमेंट थोड़ा बहुत जैसे हम कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनाते हैं, थोड़ा बहुत वैसा है, बट बिल्कुल वैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। कॉस्ट स्टेटमेंट आपको कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको लिखना है रॉ मटेरियल। ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, हमें यहाँ पर लिखना है रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसमें हमें ऐड करना है डायरेक्ट वेजेज को, उसमें हमें ऐड करना है डायरेक्ट वेजेज को, और उसमें हमें ऐड करना है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को। किसको ऐड करना है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हैं। इसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ऐड करना है। ये सारे एडजस्ट करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस के बाद हमें इसमें से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये ऐड और लेस करने के बाद हमें जो मिलेगा हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और उसमें से हमें लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स ऐड करने और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स लेस करने के बाद हमें जो मिलेगा हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हमें ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, उसमें हमें ऐड करना है सेलिंग ओवरहेड को। तो ये दोनों ऐड करने के बाद हमें मिलेगी टोटल कॉस्ट। हमें क्या मिलेगी? टोटल कॉस्ट मिलेगी। अच्छा, जब ये आप कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे, जब आप ये कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको डेप्रीसिएशन अगर खर्चे में कहीं दे रखा है तो उसको हटा दो। मतलब यहाँ पर हमें केवल वो एक्सपेंडिचर ही लिखने हैं जिसका पेमेंट होता है। डेप्रीसिएशन में कोई पेमेंट नहीं होता, तो इसीलिए
हम अगर यहाँ पर अगर आपको कहीं डेप्रीसिएशन के बारे में डिटेल दे रहे किसी एक्सपेंडिचर में वो इंक्लूडेड है, तो आपको उसमें से डेप्रीसिएशन हटा के नेट अमाउंट आपको एक्सपेंडिचर का लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, कॉस्ट स्टेटमेंट, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इन तीनों को ऐड करना है। ओपनिंग स्टॉक WIP ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक WIP लेस करोगे तो हमें क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स तो हमें क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हमें ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऐड करना है सेलिंग ओवरहेड, तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी। ये पहला स्टेप है। उसके बाद में दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पता करना है। क्या पता करना है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब होता है R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब है एक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लगता है। एक साइकिल को पूरा होने में जितना टाइम लगता है हम उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है R W F D को ऐड कर दो और उसमें से C को माइनस करो। ये R क्या है, R का मतलब होता है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। क्या होता है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, R को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें आपको डिवाइड करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का और आपको मल्टीप्लाई करना है 360 या 365। ज़्यादातर क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप 360 डेज ले लो 1 ईयर इक्वल्स टू, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो 365। अच्छा, W का मतलब क्या होता है, W का मतलब होता है WIP होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। WIP होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, WIP होल्डिंग पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी हमने जो कॉस्ट स्टेटमेंट को डिस्कस किया उसमें ओपनिंग स्टॉक WIP और क्लोजिंग स्टॉक WIP को एडजस्ट करने के बाद जो हमें मिला वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर F का मतलब होता है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। F का मतलब होता है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। और F को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया उसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड करने के बाद और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस करने के बाद हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद में D का मतलब होता है डेटर कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड की कैलकुलेशन कैसे होती है, डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। अगर सेल्स का बाइफर्केशन नहीं दे रखा होता है तो हम पूरी सेल्स को क्रेडिट सेल्स एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, C का मतलब होता है, ये 360 है, 360। अच्छा, C का मतलब होता है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360। तो हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करना है, मतलब RWFD को कैलकुलेट करना है और उसमें से C को कैलकुलेट करके उसमें से माइनस करना है। तो हमें क्या मिलेगी, एक साइकिल का टाइम पीरियड। अच्छा, फिर तीसरा और चौथा स्टेप को मिक्स कर देते हैं, एक स्टेप बना देते हैं, स्टेप नंबर 3। अब आप सीधा कैलकुलेट कर लो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 3 स्टेप में ही पूरा करा देते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, आपने टोटल कॉस्ट निकाली, कॉस्ट स्टेटमेंट बना के टोटल कॉस्ट जो आपने पर एनम निकाली जिसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड नहीं होगा डिवाइडेड बाय उसमें करना है 360 का। जब आप टोटल कॉस्ट पर एनम में 360 का डिवाइड करोगे तो आपको एक दिन का एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से। मान लो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 100 डेज, 100 दिन की साइकिल है, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट में 360 का डिवाइड करोगे तो आपको एक दिन का खर्चा पता चलेगा। एक दिन के खर्चे को मल्टीप्लाई करो 100 दिन से, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से मल्टीप्लाई करो और ये आपको मिल गई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। 3 स्टेप लेने हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना है, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। दूसरा स्टेप आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करना है। और तीसरा स्टेप आपको वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन में दिया होता है कि प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी बनाना है। तो जो आपने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की उसमें, जैसे मान लो क्वेश्चन में कि 10% प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी बनाओ, या फिर नाम दे रखा होता है 10% सेफ्टी मार्जिन के लिए आप उसमें यूज़ करो। तो इसमें क्या करना है, आपने जो वर्किंग कैपिटल निकाली उसका 10% उसमें और ऐड कर दो। मान लो 10% कहते हो सकता है 12% हो, 15% हो, 5% हो, जो भी परसेंटेज आपको प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी के दे रखें। तो जो वर्किंग कैपिटल का आप आंसर निकालोगे उसमें वो परसेंटेज ऑफ प्रोविजन ऐड करोगे, तो जो अमाउंट आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये है पहला मेथड वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का, जिसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 मई 2013 में आया और कितना इजी आया। इसमें आपको पहला स्टेप कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके दे रखी। अच्छा, दूसरा स्टेप होता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, उसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे टाइम पीरियड RWFDC सब कुछ कैलकुलेट करके थी। सीधा तीसरा स्टेप लेना है वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का। देखिए, सबसे पहले दे रखा है रॉ मटेरियल स्टोरेज, आपको R दे रखा है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड R दे रखा है, आपको W दे रखा है, आपको F दे रखा है, आपको D दे रखा है और आपको C भी दे रखा है। आपको साल भर का खर्चा भी दे रखा है, टोटल 20 लाख, मगर उसमें 2,10,000 का डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है, जिसको हम हटा देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एज्यूम 360 डेज इन ईयर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का तो आंसर हमारा आ गया। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इक्वल्स टू R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। R हमें यहाँ दे रखा है 55 प्लस W हमें दे रखा है 18 प्लस 22 प्लस D हमें दे रखा है 45 और C हमें दे रखा है 60। तो हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मिल गया 55 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45 माइनस 60 इक्वल्स टू 80 डेज। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 80 डेज। ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट। बी पॉइंट, एक साल में कितनी साइकिल होगी, तो एक साल में कितने दिन दे रखे हैं यहाँ 360, और एक साइकिल को कंप्लीट होने में 80 डेज का टाइम लगता है। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर इक्वल्स टू 360 डेज एक साल में, और एक साइकिल को कंप्लीट होने में 80 डेज। तो 360 डिवाइडेड बाय 80, 4.5 साइकिल होगी। कितनी साइकिल होगी, 4.5, 4.5 साइकिल। अच्छा, यहाँ पर एक बीच में एक पॉइंट मिसिंग है, C पॉइंट, ये D पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालो। C पॉइंट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालते हैं इक्वल्स टू टोटल कैश कॉस्ट। हमें डेप्रीसिएशन को अगर कॉस्ट में इंक्लूडेड है तो उसको हटा देना है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, टोटल कैश कॉस्ट पर एनम। टोटल कैश कॉस्ट देखो 21 लाख टोटल कॉस्ट दे रखी है, जिसमें 2,10,000 का डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। अगर इस डेप्रीसिएशन को हटा दिया जाए तो टोटल कैश कॉस्ट 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 80। तो 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 का डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 4,20,000। कोई प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी दे रखा है तो ये आंसर हो गया। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट दे रखा है, द कंपनी इज ए मार्केट लीडर इन इट्स प्रोडक्ट, देयर इज वर्चुअली नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च इट इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू सेल्स ऑन क्रेडिट, मतलब हम उधार बेचेंगे नहीं, and deliver product based on prepayment, thereby it can reduce its working capital requirement. What would be the reduction in working capital requirement due to such decision? अगर हम डेटर को उधार बेचना बंद करते हैं, मतलब हम उधार बेचना ही बंद कर दें, तो इससे हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, डी यहाँ से 0 हो जाएगा, ये अभी जो डी 45 डेज है ये 0 हो जाएगा। तो 80 डेज की जो साइकिल है उसमें से 45 दिन कम होकर
वर्किंग कैपिटल मतलब जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड कम हो जाएगा तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। हमें ये बताना है कि हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिखते हैं रिवाइज्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड रिवाइज पता करते हैं, अभी है 80, उसमें से 45 कम हो जाएंगे तो रिमेनिंग बचेंगे 35 दिन। रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, टोटल कैश कॉस्ट 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 35। 18,90,000 में से डिवाइड करेंगे 360 का, मल्टीप्लाई करेंगे 35 का, हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 183,750। पहले कितनी? डी पॉइंट दे रखा था, कंपनी इज ए मार्केट लीडर इन इट्स प्रोडक्ट, देयर इज वर्चुअली नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च इट इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू सेल्स ऑन क्रेडिट एंड डिलीवर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्री पेमेंट। अब कंपनी चाहती है कि हम जो क्रेडिट सेल कर रहे हैं उसको बंद कर दें। हमें बताना है कि इससे हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितने रुपए से डिक्रीज हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, ये बताना है। व्हाट वुड बी द रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू सच डिसीजन। देखो, अगर क्रेडिट सेल्स करना बंद करें तो डेटर्स का जो टाइम पीरियड है वो जीरो हो जाएगा, मतलब 45 दिन ये जो डेटर्स को टाइम पीरियड दे रहे हैं वो जीरो हो जाएगा। इससे हमारी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कम हो जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कम होगी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। हमें ये बताना है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितने रुपए से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखते हैं रिवाइज्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो अभी हमारा 80 डेज है उसमें से 45 दिन कम होकर ये हो जाएगा 35 डेज। ठीक है, तो रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी कम हो जाएगी? तो देखो पहले हो कितनी जाएगी, हमारी टोटल कॉस्ट 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 35। 18,90,000 में डिवाइड करेंगे 360 का, मल्टीप्लाई करेंगे 35 का, हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 183,750। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पहले थी 4,20,000, अब हो जाएगी 183,750। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 236,250 रुपीज़ से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर आप देखिए सेकंड, ये नवंबर 2011 के एग्जाम में आ चुका है। आपको एक कंपनी का ट्रेडिंग P&L दिया हुआ है जिसमें ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP फिनिश, परचेज, वेजेज, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, GP, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट। सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड्स और GP। ओपनिंग क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं 150 और 2 लाख, इससे एवरेज डेटर आ जाएंगे, और ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं, इससे एवरेज क्रेडिटर आ जाएंगे। आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है, एज्यूम 360 डेज इन। अच्छा, यहाँ पर सारे स्टेप लेने पड़ेंगे। कॉस्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट से। कॉस्ट स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो यहाँ पर दे रखा है 180, प्लस परचेज 11 लाख, माइनस क्लोजिंग 2 लाख, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 10,80,000। फिर लिखते हैं वेजेज। वेजेज हमें दे रखी है यहाँ पर 3 लाख रुपीज़, वेजेज दे रखी है 3 लाख। फिर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड हमें दे रखे हैं 2 लाख रुपए। इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये आते हैं 15,80,000। इसमें हमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को, और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का हमें दे रखा है 60,000 और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का हमें दे रखा है 1 लाख। तो इससे हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ 15,40,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमें दे रखा है यहाँ पर 260 और क्लोजिंग 3 लाख, 260 और क्लोजिंग दे रखा है 3 लाख। तो इससे हमें
क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट हमें मिलेगा 15 लाख रुपए, 15 लाख। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा कहीं भी यहाँ पर डेप्रीशिएशन नहीं दे रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमें दे रखा है 175 और सेलिंग ओवरहेड हमें दे रखा है 75,000। तो हमें इससे मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमें मिलेगी 17,50,000। फिर हम एक लाइन छोड़कर लिखेंगे हमारी सेल्स जो कि हमें दे रखी है 20 लाख रुपए, तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें मिलेगा 2,50,000 और ये हमारा कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं आर को। आर का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय 360। रॉ मटेरियल का अगर एवरेज स्टॉक करें, ओपनिंग 180, क्लोजिंग 2 लाख, एवरेज होगा 190। 190 डिवाइडेड बाय मटेरियल कंज्यूम्ड हमने कैलकुलेट किया था 10,80,000। 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 360, इससे हमें आर मिल जाएगा। फिर डब्ल्यू, एवरेज स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 360, मल्टीप्लाई बाय 360। एवरेज स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 60, क्लोजिंग 1 लाख, एवरेज हो जाएगा 80,000। 80,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने कैलकुलेट किया 15,40,000 मल्टीप्लाई बाय 360, इससे हमें डब्ल्यू मिल जाएगा। फिर एफ, एफ का मतलब होता है एवरेज स्टॉक फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 360। फिनिश गुड्स का एवरेज स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है 260, क्लोजिंग है 3 लाख, एवरेज हो जाएगा 280। तो 2,80,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 लाख रुपए, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 360, ये एफ आ जाएगा। फिर डी, डी का फॉर्मूला होगा एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360। एवरेज डेटर, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं, एवरेज हो जाएंगे 175, 175 और हमारी सेल्स पूरी क्रेडिट है 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 360, इससे हमें डी मिल जाएगा। और सी, एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 360। एवरेज क्रेडिटर, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं 2 और 2 40, तो एवरेज हो जाएगा 220, 220 डिवाइडेड बाय 11 लाख क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 360, इससे सी मिल जाएगा। और सी को हमें क्या करना है, माइनस करना है आर डब्ल्यू एफ डी की टोटल में से। चलिए सबसे पहले तो आर कैलकुलेट करते हैं। आर यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 1,90,000 डिवाइडेड बाय 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 360, इट इज़ 63.33। फिर हम डब्ल्यू कैलकुलेट करते हैं 80,000 डिवाइडेड बाय 15,40,000 मल्टीप्लाई बाय 360, इट इज़ 18.70। देन 2,80,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 360, इट इज़ 67.20। फिर डी कैलकुलेट करते हैं 1,75,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 360, इट इज़ 31.5 और इसमें से हमें माइनस करना है 2,20,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 360, 72 डेज हमें इसमें से माइनस करना है। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना आ जाएगा, देखो 63.33 प्लस 18.7 प्लस 67.2 प्लस 31.5 माइनस करना है 72 इक्वल्स टू 108.73 डेज। अब हमें वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, टोटल कैश कॉस्ट पर एनम, कैश कॉस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय हमें करना है 360 से और मल्टीप्लाई करना है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से। तो टोटल कैश कॉस्ट हमारी कितनी हो गई, टोटल देखो हमने बनाया ये 17,50,000,
तो 17,50,000 में डिवाइड करेंगे 360 का और मल्टीप्लाई करेंगे 108.73 डेज का। 17,50,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 108.73 वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 5,28,549 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और ये हमारा पहला मेथड हो गया वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने का। तो आज इस क्लास में हम एक मेथड को रिवाइज कर रहे हैं, दूसरे मेथड को हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी ये चैप्टर नहीं, इस चैप्टर में आपको 3-4 क्लासेस कम से कम रिवीजन के लिए मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।